बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है आर्के ग्लोबलाइजेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आर्के ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स until around 16th. It focuses on how communities and states interacted globally, spreading ideas and norms across different regions. This period highlights the relationship and exchanges that occurred between societies on a global scale before the modern era of globalization. अब आर्की ग्लोबलाइजेशन में ये कहा जा रहा है कि एक तो ग्लोबलाइजेशन जो आजकल है, ठीक है, वो पीक पर ग्लोबलाइजेशन है। एक आर्की ग्लोबलाइजेशन है जो एंशिएंट फेज में हुआ करती थी, जो एंशिएंट टाइम्स में हुआ करती थी, मतलब 17th सेंचुरी में जो होती थी 16th तक। इट फोकस ऑन हाउ कम्युनिटी इंटरेक्ट। ये आर्की ग्लोबलाइजेशन आपको बताती है कि एंशिएंट टाइम में कम्युनिटीज किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट थे, किस तरह एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे और रिसोर्सेज शेयर करते थे। यही आपको आर्की ग्लोबलाइजेशन सिंपली बताती है। आर्की ग्लोबलाइजेशन बताती है कि एंशिएंट टाइम में किस तरह आइडियाज़ और नॉर्म्स जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन तक फैलते थे, एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक कंट्री में, एक एम्पायर से दूसरी एम्पायर तक किस तरह फैलते थे, किन तरीक़ों से। इसमें ट्रैवलिंग आ जाती है, इसमें ट्रेड आ जाता है। This period highlights the relationship and exchanges that occurred between society and global scale before modern era globalization. Simply ये पीरियड आपको बताता है वो तमाम तरीके, वो तमाम पैटर्न जो कि मॉडर्न एरा ग्लोबलाइजेशन से पहले एंशिएंट दौर में किए जाते थे एम्पायर्स के दरमियान और कंट्रीज़ के दरमियान। अब अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें तो आपको मज़ीद अच्छे से आर्के ग्लोबलाइजेशन की समझ आ जाएगी। आर्के ग्लोबलाइजेशन वॉज अ टाइम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट यूरोप, वर actively involved in global interaction before Europe became the dominant economic power in the 19th century. Places like Gujarat, Bengal, coastal China and Japan were also significant players in shaping global trade and connection. This period shows that globalization was not just driven by the Europe but also by other well-developed regions in the old world. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आर्के ग्लोबलाइजेशन में यूरोप नहीं बल्कि बाकी भी तमाम सिटीज़ होते थे जो एशिया से मतलब लिंक करते थे, जो एशियन सिटीज़ होते थे, वो भी ग्लोबलाइजेशन में मेन किरदार अदा करते थे। जिस तरह आजकल न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क को एक मेन सिटी समझा जाता है, उसको हब समझा जाता है, ग्लोबल सिटी समझा जाता है, सेम इसी तरह आर्के ग्लोबलाइजेशन में भी सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी सिटीज़ होती थी चाइना में, बंगाल में और कोस्टल चाइना जैसे हो गया, गुजरात हो गया, कि वहाँ पर ट्रेड हुआ करती थी और वो एक वजह बनती थी तमाम लोगों के वहाँ पर गैदरिंग की। तमाम दुनिया के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पर ट्रेड हुआ करती थी, वहाँ पर ग्लोबल मार्केट हुआ करती थी और लोग अपनी चीज़ें बेचा करते थे। तो इस तरह आर्के ग्लोबलाइजेशन का पीरियड हाईलाइट करता है कि सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि बाकी भी सिटीज़ हुआ करते थे उस ज़माने में जो ग्लोबलाइजेशन में मेन किरदार अदा करते थे। तो ये था आज का टॉपिक। इस तरह के मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा ताकि आप अच्छी से ये बेसिक सोशल साइंसेस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको अंडरस्टैंड कर सकें। स्पेशली इसमें पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।